हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप के सारे अच्छे से होंगे, अच्छे से स्टडी चल रही होगी आपकी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था राउंडिंग ऑफ के रूल्स। आगे हम मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों की कुछ क्यूरीज थी, पहले वो ले लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो जैसा कि बच्चों ने पूछा था कि राउंडिंग ऑफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। बच्चों, आपको ना जब भी राउंडिंग ऑफ करना है तो आपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। तो क्वेश्चंस अगर ऐसा आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, आप इस नंबर को राउंडिंग ऑफ करो, इस नंबर को क्या करो, राउंडिंग करो अप टू 3 डिजिट्स तक। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूँ, पहले आप ध्यान से देखो। 0 1 3 है ये क्वेश्चन, ओके। तो राउंडिंग ऑफ करो अप टू 3 डिजिट्स तक राउंडिंग करना है आपको इसको। और ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन क्या आता है, राउंडिंग करो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, राउंडिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब दोनों क्वेश्चनों को रीड करने के बाद हमें ये समझ में आता है, पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 3 डिजिट्स तक राउंडिंग करनी है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें बच्चों कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो क्वेश्चन को रीड करो, जैसा कि सब बच्चों को पता है कि यह इसके बाद ये वाले जो नंबर होते हैं ये हमारे पास कौन से आते हैं, डेसिमल प्लेसेस होती हैं ये। और अगर सिंपल क्वेश्चन आपको कहा है 3 डिजिट्स तक, तो आपको टोटल काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लो। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर है 2.013। तो हम इसमें सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के बाद फिर हम राउंडिंग करेंगे। ये बात याद रखो, क्वेश्चंस को पढ़ना है। राउंडिंग के जो फार्मूले हैं वो सेम हैं, चाहे डिजिट्स की बात करें चाहे हम डेसिमल प्लेसेस की बात करें, वो फार्मूले सेम हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स तक। तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगा के 3 डिजिट्स मालूम करो कि कहाँ तक आते हैं। तो हमें पता है 2 सिग्निफिकेंट होगा, 0 भी सिग्निफिकेंट होगा, 1 भी सिग्निफिकेंट होगा, 3 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्योंकि अगर आप बोलो कि सर ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, भाई देखो ये जो 0 है ना, ये बिटवीन 2 नॉन-जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर टोटल डिजिट्स जो हमारे पास है 1 2 3 4, हमें राउंडिंग करनी है अप टू 3 डिजिट्स तक। तो तीसरा डिजिट ये वाला आपका आ जाता है, यानी 3 तक करना है। इट मीन्स 4 वाले डिजिट को हम यहाँ से छोड़ देंगे, ये डिजिट को हम छोड़ेंगे, 4 वाला नंबर वाला जो डिजिट है। तो जब इसको हम स्टूडेंट छोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 3 को ड्रॉप कर लिया। जब 3 को ड्रॉप किया तो दिस इज लेस देन 5, ये किससे छोटा था, 5 से छोटा है। तो राउंडिंग ऑफ का रूल आपको पता ही है, जब को नंबर 5 से छोटा होता है तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.01 आ जाएगा, सिंपल। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा। यहां पर उसने कहा कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं हमें वो नहीं देखना भाई, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करने हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस, 2। इट मीन्स हमें ये भी रखना है, ये भी रखना है, और 3 को छोड़ देना है। तो जब 3 को हम ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2.013 है, तो 3 को ड्रॉप करेंगे तो 3 इज लेस देन 5। राउंडिंग के तो रूल सेम है भाई, आपको पहचानना है कि आपको किस तरीके से चलना है। डिजिट्स पूछे हैं, डेसिमल प्लेसेस पूछी हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल थोड़ा ना बदलेगा। यहाँ तो हमें यहाँ अगर 2 डेसिमल है वो तो यही तक बनता है, तो हमें 3 को ड्रॉप करना है, 3 इज लेस देन 5। तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो आंसर में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.01 आ जाएगा। ये आ गया 2.01 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लास्ट टाइम कुछ क्यूरियस थी बच्चों की कि किस तरीके से पहचानना है। तो और बच्चे एक चीज़ और बता दूँ, सिग्निफिकेंट फिगर जब काउंट करने हैं ना हमने, तो 10 की पावर्स जो होंगे ना, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन है 2.03 इंटू 10 की पावर 16 है, तो अब क्वेश्चन आता है भाई इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है बच्चों, इसको देखना है, इसको नहीं देखना। तो यहाँ पर आपके पास 3 सिग्निफिकेंट है भाई, कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। आई होप कि अच्छे से सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ को अच्छे से क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक है बच्चे, छोटा सा टॉपिक है, हम सिर्फ ना इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस इतना है नहीं इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं किस तरीके से ये काम किए जाते हैं। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताओ, इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
तो चलिए टॉपिक का नाम लिखिए एरर्स इन मेजरमेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों वो है एरर्स इन मेजरमेंट के एरर किस वजह से होती हैं मेजरमेंट्स के अंदर। ओके, तो मैं सिंपल आइडिया आपको दूंगा, यहाँ पर डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। एरर्स इन मेजरमेंट यानी जब कभी भी आपको मेजरमेंट करते हो तो किस तरीके से आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट में एरर का मतलब ये होता है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक होती है ट्रू वैल्यू। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, वही आपकी एरर्स इन मेजरमेंट या मैं सिंपल एरर्स कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है एरर की? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड एरर्स। उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, क्या हो गया हमारे पास? एरर्स हो गए। अब हमने एरर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू किस तरीके से एरर होते हैं, किस किस काज की वजह से एरर होते हैं। तो हम उसके बेसिस पर ना एरर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो टाइप्स में नंबर 1 होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर है हमारे पास नंबर 1। नंबर 2, अब पहले सिस्टमैटिक एरर की हम बात करें। अच्छा, नंबर 2 हमारे पास क्या है? अगर हम सेकंड की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो एक हमारे पास होता है ग्रॉस एरर। एक हमारे पास कौन सा एरर होता है बच्चों? ग्रॉस एरर होता है। अब ये लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों हम कहाँ पर थे? ग्रॉस एरर की तरफ। बच्चों थोड़ी सी प्यास लग गई इसलिए मैं पानी पीने चला गया, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नंबर 3 एरर जो बच्चों हमारे पास होता है वो होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, तो हम सबसे पहले जिस एरर की बात करेंगे वो है सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर होता है? फिर ग्रॉस एरर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रैंडम एरर्स की। तो चलिए नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक एरर। बच्चा आप ही जोर से बोलो, कौन सा एरर है? सिस्टमैटिक एरर। बच्चे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए इसको। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर की हम बात करें तो ऐसे एरर्स, वेट फॉर 1 मिनट। तो बच्चों सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिनका कारण हम जानते हैं कि किस वजह से ये एरर होते हैं। तो याद रखो सिस्टमैटिक एरर सिंपल मैं क्या बताऊं आपको? सिंपल हम क्या जानते हैं? वी नो कॉज ऑफ एरर्स। वी नो कॉज ऑफ एरर, जिसका रीज़न हम जानते हैं कि किस वजह से एरर हुआ है, उस एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अगर हम वजह को जानते हैं तो फिर हम ठीक भी तो कर सकते हैं ना भाई। अगर हमें बीमारी की वजह पता चल जाए, किस वजह से बीमारी हो रही है, खाने से हो रही है, या आप ख़राब खाना खाते हो, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या ख़राब पानी पीते हो उसकी वजह से आप बीमार हुए, तो आप पानी चेंज करोगे, अपने डाइट को अच्छा करोगे। लेकिन कब? जब रीज़न पता होगा। अगर रीज़न ही नहीं पता तो ठीक क्या करोगे फिर? तो ऐसे एरर जिनका रीज़न हमें पता होता है उन एरर्स को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अगर रीज़न पता है तो वी कैन फिर हम इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर हमें रीज़न पता है तो हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर काज की वजह से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, तो बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर्स उन एरर्स को कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट की ख़राब होने की वजह से एरर प्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो अच्छा ही नहीं है, जिसमें पहले से मिस्टेक्स हैं। यानी मान लो आप स्केल यूज़ कर रहे हो, उसमें कहीं पर 1 मिलीमीटर ज़्यादा आ जाता है तो एरर्स आ जाएगा। तो ये जो एरर आया है किसकी वजह से है? इम्परफेक्शन डिज़ाइंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसी में गलती है।
आपकी गलती नहीं है इसमें, गलती किसकी है? जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट की गलती, उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा है। तो इस एरर को हमने कौन सा नाम दिया? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक कैसे करें भाई? इंस्ट्रूमेंट बदल देंगे, अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाएंगे भाई। देखो आजकल के ज़माने में जैसे हम बात करें स्पीकर्स की बात करते हैं, एक स्पीकर इतने पैसों का ये ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस करता है कि इससे अच्छी आवाज़ है। तो देखो ना, हम क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर सकते हैं अपनी आवाज़ को अच्छा बनाने के लिए। तो दिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल एरर की टाइप्स में आती है। अच्छी आवाज़ चाहिए तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट लाओ, है ना बात। तो ये एरर्स इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर किस वजह से होते हैं? ड्यू टू इम्परफेक्शन डिज़ाइन, यानी इनकरेक्ट डिज़ाइन होता है, इसका डिज़ाइन सही नहीं होता, ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ डिज़ाइन। यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट बना है ना आपके पास वही सही नहीं है बच्चों। जब वही सही नहीं होगा, गुरु अच्छा नहीं होगा, तो स्टूडेंट कहाँ से अच्छे होंगे भाई? इंस्ट्रूमेंट ही नहीं अच्छा तो रिजल्ट कहाँ से अच्छा निकलेगा? तो इसीलिए ये किसकी वजह से? इम्परफेक्शन ऑफ डिज़ाइन की वजह से इंस्ट्रूमेंट में इम्परफेक्शन डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी जो आप यूज़ कर रहे हो वही गलत है। तो इसी को ठीक करो भाई। तो ठीक कैसे करेंगे? ठीक कैसे करेंगे? मिनिमाइज कैसे करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। वी कैन मिनिमाइज बाई रिप्लेसमेंट फॉर बेटर, वी कैन मिनिमाइज बाई यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, हम कह सकते हैं, यानी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे, बेटर इंस्ट्रूमेंट। आ गया समझ में भाई? इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छा लाना पड़ेगा, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप ठीक कर सकते हो। अब चलते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर के ऊपर, जो है हमारे पास पर्सनल एरर भी कहते हैं इसको हम। पर्सनल एरर का मतलब है जो इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो बच्चों पर्सनल एरर जो हैं वो अच्छे से समझ लेना, पर्सनल एरर्स क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो किसकी वजह से होता है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। अब आती है भाई किसकी बात? नंबर सेकंड हमारे पास पर्सनल एरर्स। तो वो गलतियाँ, वो मिस्टेक्स, वो एरर्स जो इंसान की केयरनेस यानी लापरवाही की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से जो गलतियाँ हो जाती हैं उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर होने की वजह ये है कि इन एक्सपीरियंस होने का ये कारण होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं ना, तो अगर वो टीचर ही अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं जानता तो आपको प्रैक्टिकल खाक करवाएगा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। तो वो जो प्रैक्टिकल करेगा भी ना, वो भी गलत वैल्यूज़ लेकर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था प्रैक्टिकल के बारे में, वो जानता नहीं था इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसको यूज़ करना नहीं था पता। तो गलतियाँ तो होनी ही होनी है फिर। तो ऐसे एरर्स जो किसकी वजह से हो जाते हैं भाई? ह्यूमन बींग्स की वजह से। हम क्या लिखेंगे इसको? एरर्स, एरर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ अ, हम कह सकते हैं ऑफ अ पर्सन। एग्जाम्पल क्या है इसकी? जैसे टीचर है भाई, वो एक टीचर है, लैब के अंदर जो टीचर है, मान लो आपने कोई स्कूल खोला, उसके अंदर टीचर को डाल दिया, तो वो टीचर प्रैक्टिकल जानता ही नहीं है। फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, आता ही नहीं प्रैक्टिकल, तो ठीक कहाँ से करेगा? तो वो जो एरर्स उसमें आएंगे, वो एरर जो हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि पर्सन की वजह से प्रोड्यूस हुए। इन एक्सपीरियंस ऑफ टीचर बाई, टीचर तो एक पर्सन है ना, एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी वजह से जो गलतियाँ हुई उस एरर को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल। मिनिमाइज़ कैसे करेंगे भाई इसको? मिनिमाइज़ करने का तरीका क्या है भाई? मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं ना, एक्सपीरियंस वाला टीचर ले, एक्सपीरियंस वाला पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो पर्सनल एरर क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर क्या करेंगे? मिनिमाइज़ कैसे करेंगे? वी कैन मिनिमाइज, इसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और नंबर थर्ड पर है लास्ट भाई, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी क्या होता है? गलतियाँ हो जाती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी क्या होती हैं बच्चों? गलतियाँ होती हैं। यानी एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास जो क्या क्या आते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर में मेरे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है हमारे पास, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से हमारा आंसर भी गलत निकल सकता है। हमें अगर इनको कंट्रोल नहीं किया, प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं कर सकते हम, तो आंसर 100% गलत निकलेगा।
टेम्परेचर अगर हम मेंटेन नहीं करते, मान लो हम रूम के अंदर रूम टेम्परेचर निकालना चाहते हैं, मरकरी को लेकर आ जाते हैं, अगर हमारे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मरकरी आपको पता है वो एट रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर गैस भी बन सकता है, कम टेम्परेचर पर सॉलिड भी बन सकता है। तो हमें पहले क्या करना है, अपने रूम के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर बनाना है, यानी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो टेम्परेचर होना चाहिए ना, तभी तो वो लिक्विड होगा। भाई आप लेकर आओ मरकरी को रूम में रखो, वो लिक्विड बने ही ना, तो आप बोलोगे भाई ये तो लिक्विड बनता ही नहीं है। गलती किसकी है भाई? आपकी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की नहीं है, गलती है रूम के टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर ही नहीं सही है। पहले आप रूम के टेम्परेचर को देखो वो कितना है, तो उस हिसाब से आपको फिर जो है वो रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो एक्यूरेट मिलते हैं। सिमिलर प्रेशर की भाई बात है, प्रेशर भी एग्जैक्ट होना चाहिए, डिफरेंट प्रेशर्स नहीं होने चाहिए ना। पर्टिकुलर प्रेशर पर ही पर्टिकुलर वैल्यू आती है, तो आपको पहले प्रेशर को भी फिक्स रखना है। तो हम ऐसे एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं ना, सेट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर फिक्स्ड। तो बच्चे ये जो टाइप्स थे हमारे पास, ये टाइप्स कौन सी हैं हमारे पास? सिस्टमैटिक एरर की टाइप्स आती हैं। नेक्स्ट जो हम एरर की बात करने वाले हैं वो एरर है हमारे पास रैंडम एरर्स होते हैं। तो ये मैं रब कर दूँ, आई थिंक आ गया होगा समझ आपको। तो चलो बच्चों हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एरर हमारे पास आता है रैंडम एरर्स क्या होते हैं। तो बच्चों बहुत ही इजी है समझना रैंडम एरर्स। नंबर सेकंड है RANDOM, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स उन एरर्स को कहते हैं जिनके पीछे नंबर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कोई एक फैक्टर नहीं, कोई दो नहीं, कम से कम यानी 5 से ज़्यादा, हम इतना कहते हैं यानी ज़्यादा फैक्टर। अब हमें नहीं पता 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट आई डोंट नो हाउ मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे एरर्स जिनका हमें नंबर ऑफ फैक्टर ही नहीं पता कि कितनी वजह से भाई ये एरर्स आ रहे हैं, तो उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर्स। तो सिंपल मैं बोलूँ इनका हमें काज भी मालूम नहीं हो सकता। तो भाई हम क्या कहेंगे? एरर्स ऐसे लिखते हैं, कॉज ऑफ एरर बच्चे क्या है यहाँ पर? कॉज ऑफ एरर ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर नंबर ऑफ फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ यहाँ पर हम ऐसे लिखे एरर ड्यू टू, काज तो हम मालूम ही नहीं होता भाई, यहाँ पर एरर ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी इसमें जो एरर्स हमारे पास आते हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो एरर ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप सिंपल इतना ही हम लिखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से ये होता है। अब बच्चे देखो, अगर हमें यही नहीं पता कि किस वजह से एरर आया तो हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते। भाई पता ही नहीं एरर किस वजह से आ रहा है ना भाई, अगर ये मालूम ही नहीं है तो भाई एरर को ठीक भी तो नहीं ना कर सकते। जब तक रीज़न पता नहीं चलेगा तब तक एरर ठीक नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे? दीज एरर्स कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड, कैन नॉट बी करेक्ट, ठीक ही नहीं हो सकते भाई, सिंपल सी बात, मिनिमाइज्ड। काज ही नहीं मालूम तो ठीक भाई कहाँ से करोगे? बीमारी का पता ही नहीं है आपको तो टेबलेट कहाँ से खाओगे? जब पता है फीवर है तो फीवर की टेबलेट खाओगे, ज़ुकाम है तो ज़ुकाम की टेबलेट खाओगे, सर दर्द है तो सर दर्द की टेबलेट खाओगे। जब पता ही नहीं कि हमें बात क्या, तो हम टेबलेट किस बात की भाई खाएंगे? तो पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर हमें बताएगा आपको ये प्रॉब्लम, टेस्ट कराएंगे ये प्रॉब्लम, फिर हमें मेडिसिन देगा ना, हम खुद से तो कुछ नहीं कर सकते। तो वही है रैंडम एरर का मतलब होता है हमें पता ही नहीं किस वजह से गलतियाँ हो रही हैं। अब स्टूडेंट लास्ट पर है हमारे पास ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर कौन से एरर होते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो आपका टीचर है उसको कुछ आता नहीं है, अगर आता भी है तो वो केयरनेस है, ये केयरलेसनेस है, उसको वो हम ऐसा क्या सुस्त है, सुस्त मुर्गे की तरह काम तो करता है, बट फॉर एग्जाम्पल जब एक्सपेरिमेंट करते हो आपका टीचर इंटरेस्टेड नहीं है एक्सपेरिमेंट करवाने में, वो जाता है ऐसे ऐसे आपको वैल्यूज़ लिखा के आ जाएगा, तो गलत वैल्यूज़ बताएगा ना आपको भाई, एक्यूरेट नॉलेज इंटरेस्ट लेके आपको प्रैक्टिकल करवा ही नहीं रहा है, तो आपके प्रैक्टिकल में 100% मिस्टेक होंगी, 100% एरर्स आएंगे। तो एरर जो आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके टीचर की जो है हम कह सकते हैं केयरलेसनेस है, वो टीचर आपका अच्छा नहीं है, आप टीचर को बदलो। तो इसका रीज़न तो हम जानते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने ग्रॉस एरर आप इतना याद रखना, तो ये क्या होता है, हम कहते क्या हैं? केयरलेसनेस ऑफ अ टीचर्स, या हम पर्सन भी कह सकते हैं। टीचर्स में एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बच्चों के आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा।
केयरलेसनेस होती है टीचर की, उस वजह से ये एरर्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी वो इंटरेस्टेड नहीं आपको एक्सपेरिमेंट करवाने में, वो आपको मिस्टेक करवाएगा ही करवाएगा। जब एक तो होता है ना पता ही नो, पता तो है बट इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है आपको वो प्रैक्टिकल करवाने के अंदर, तो वैल्यूज़ को गलत बताएगा। वो गलत बताएगा नहीं लेकिन हो जाएंगे गलत भाई उससे। देखो इंटरेस्टेड आपको काम करते हो, इंटरेस्टेड हो, फुल्ली इंटरेस्टेड हो, तो वो जल्दी जल्दी में काम करेगा तो केयरलेसनेस है भाई, अच्छे से मन लगा के काम नहीं कर रहा, तो 100% बच्चे क्या होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रास एरर वी कैन मिनिमाइज। या तो हम टीचर को बाहर निकाल देंगे और टीचर को बोलेंगे भाई सही से काम करो, तो हम इस तरीके से इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सिस्टमेटिक एरर में नहीं आता है। सिस्टमेटिक एरर में तो ये होता है कि इन एक्सपीरियंस की वजह से, बट यहाँ पर इन एक्सपीरियंस नहीं है, टीचर एक्सपीरियंस्ड वाला है लेकिन मन लगा के काम नहीं करता है। तो बच्चों ये थी मेरे पास टाइप्स ऑफ एरर जो मैंने डिस्कस किए हैं। आगे हमारे पास कुछ एरर्स और हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको देख लो। एंड लास्ट पे हमारे पास कुछ एरर्स हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव एरर्स क्या हैं, परसेंटेज एरर्स क्या होते हैं, तो चलो छोटी छोटी डेफिनेशन से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम ना अपने इस यूनिट को ख़त्म करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट वाला था ये, तो मैं यहीं पर एक जगह डिस्कस करते हैं। पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर्स, एरर की डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई थी कि एब्सोल्यूट एरर्स की डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन है कि ट्रू वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उससे हम कहते हैं क्या है भाई, वो है आपके पास एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये है, इसका एक फार्मूला है हमारे पास निकालने का, इसको भी हम वही देखो, एरर चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे जो मर्जी हो, फार्मूला डेफिनेशन हमारे पास सेम रहती है बच्चों। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन टी वैल्यू का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस ओ वैल्यू भी लिख सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस आता है इसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, याद रख लो। एक तो था एरर मेजरमेंट और एब्सोल्यूट एरर, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर हम निकालते कैसे, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपको डिफरेंट ऑब्जर्व वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई। तो मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक वैल्यू हमें मिलती है A1, एक आती है A2, इसी तरीके से आती है A3, इसी तरीके से आती है 4 अप टू AN। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या मिली, वैल्यूज़ मिली। एक एक्सपेरिमेंट में आपको ऑब्जर्व वैल्यू आई A1, एक में आई A2, एक में आई A3, इसी तरीके से मान लो लास्ट वैल्यू आपके पास AN आ जाती है। अब हम इन वैल्यूज़ का क्या निकालेंगे बच्चों, मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो मीन क्या होगा इन सब का, मीन होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू क्या हो जाएगा A4, डिवाइड पे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने n है, तो हम n से क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं भाई। तो ये जो मीन हमने निकाला, इस मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, मान लो डेल्टा, या सिंपल में अगर कहूँ तो हम इसको डिनोट करते हैं AM से। किससे, ये जो AM है मेरे पास, इसको मैं कहता हूँ ये आ जाएगी हमारे पास ट्रू वैल्यू। तो भाई ट्रू वैल्यू किसी भी एक्सपेरिमेंट का हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उन सारी वैल्यूज़ का मीन निकाल दो, तो आपके पास क्या निकल जाए, उस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये जो सॉल्व करके मेरे पास आएगा, मान लो यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो भाई n है ना, इसको मैं डिनोमिनेटर से बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर से ये बाहर ले लिया, यहाँ पर मेरे पास क्या आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n। तो बच्चों आपको पता है ये समेशन होता है, समेशन का मतलब होता है ऐड करना। डिस्क्रीट चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऐड करना मतलब क्या, आप i जहाँ जहाँ आई है वहाँ 1 डालो, तो जब i की जगह 1 जाएगा तो A1, फिर प्लस, फिर i की जगह 2 तो A2, फिर प्लस, फिर i की जगह 3, ऐसे करते करते आपको लास्ट वैल्यू स्टूडेंट क्या मिल जाएगी, AN आ जाएगी। तो ये हमने जो निकाला बच्चे, ये मेरे पास जो निकल कर आया, ये है मेरे पास मीन ट्रू वैल्यू। ये अभी हमने क्या निकाली है, ट्रू वैल्यू निकाल दी इसकी। अब हमने निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, देखो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर, मान लो हम फर्स्ट का एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा A1। क्या लिखूंगा, ये बराबर होता है मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। फर्स्ट का मेरे पास एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, जो भी आपकी ट्रू वैल्यू आई है उसमें से माइनस कर दो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। इसी तरीके से आपको अगर डेल्टा यानी एब्सोल्यूट एरर निकालना है सेकंड का, तो आप क्या करोगे,
जो भी ट्रू वैल्यू है उसमें से क्या माइनस कर दोगे A2 को, तो आपको बच्चों क्या निकल कर आ जाएगा, आपका एब्सोल्यूट एरर सेकंड का निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से हम अप टू लास्ट वाला एरर भी निकाल सकते हैं, डेल्टा AN वो क्या आ जाएगा AM माइनस AN हो जाता है। तो ये जो बच्चे मैंने कैलकुलेट किया, ये किया एब्सोल्यूट एरर्स हम किस तरीके से निकालते हैं, यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, सेकंड एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या होने वाला है। अब हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड हम बात करें किसकी, एब्सोल्यूट एरर हो गया। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसका हम काम देखते हैं बच्चे। मीन निकालो किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। अब देखो कभी कभी हमें पेपर में आ जाता है कि आप सिंपल मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो उसके लिए हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर उनका मीन निकालना है। अभी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले ना, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर, ये आ गया भाई एब्सोल्यूट एरर्स, इनका मीन निकालो। तो इनका मीन निकालना हमें आता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, तो भाई वो बराबर किसके होता है, सिंपल वर्ड खुद ही बताता है। भाई आप क्या करो, मीन निकालो एब्सोल्यूट एरर्स का। तो मान लो हमारे पास एब्सोल्यूट क्या क्या आ रहे हैं, डेल्टा A1 आया था एक, डेल्टा A2 आया, डेल्टा A3 आया, सो ऑन डेल्टा AN आए, मेरे पास क्या है एब्सोल्यूट एरर्स आ गए, एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। अब इन एब्सोल्यूट एरर को मैं किससे, इसको मैं डिनोट करता हूँ इस तरीके से भाई, डेल्टा ए हम जो है मेरे पास ये क्या एब्सोल्यूट एरर, या हम सिंपल डेल्टा ए भी लिख सकते हैं भाई। तो ये किसके बराबर होगा, इनका मीन निकालो भाई, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा एन डिवाइड बाई क्या कर दो भाई, एन से डिवाइड करो, तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स निकल कर आ जाएगा। ये क्यों निकाला, ये फॉर रिलेटिव एरर्स के लिए। रिलेटिव एरर की जो डेफिनेशन था उसको समझने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी कि आप क्या निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो किसके लिए, रिलेटिव एरर्स के लिए। तो रिलेटिव एरर क्या होता है भाई, हम नंबर सेकंड जो एरर्स की बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर बात हुआ, फिर सेकंड मीन एब्सोल्यूट हुआ, अब थर्ड क्या है आपका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होता है, रेशियो ले लो आप किसकी भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर की किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। ट्रू वैल्यू जो हमने निकाली या मीन वैल्यू जो हम निकालते हैं उसके साथ इसकी रेशियो आप ले लो, तो जो आपको ये आंसर दे देगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर होता है। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, रेशियो किस किस की होती है भाई, ये रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मैं यहाँ पर सॉरी ये सिंपल ऐसा है बस सिंपल, तो रेशियो ऑफ मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू। तो ये था मेरे पास रिलेटिव एरर। एंड लास्ट पे हमारे पास आता है परसेंटेज एरर। तो वेरी वेरी सिंपल है परसेंटेज एरर भी निकालना, तो चलिए वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लास्ट वन पे है बच्चों, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ मीन को। तो यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक है हमारे जो सिलेबस का, वो है मीन और परसेंटेज एरर्स। इसके जो क्वेश्चन हैं वो खुद भी कर सकते हो, वो इतने मुश्किल नहीं हैं। तो लास्ट में हमारे पास क्या आता है, नंबर 4 पर क्या है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर्स। तो जो भी रिलेटिव एरर आपका आया है, आप रिलेटिव एरर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, रिलेटिव एरर्स जो आपका निकल कर आया है, रिलेटिव एरर जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 100 के साथ। तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये है इसका फार्मूला भाई, इनटू 100। तो बच्चों ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस यूनिट का, तो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको छोटी छोटी ये जो डेफिनेशंस मैंने करवाई हैं आपको ये याद रहेंगी। आपको बच्चों डाटा दिया होगा, कैलकुलेशंस करनी है ना, आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ दे रखी होंगी, आपको मीन वैल्यू निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, आपको रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर्स निकालने हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।